नमस्कार मित्रों, अचीवमेंट पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एसटीईटी री एग्ज़ाम 2020 और बिहार मैट्रिक परीक्षा 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से इतिहास विषय की कक्षा 10 की चैप्टर नंबर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। इसलिए आपसे यह रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पहला आता है कि जो समाजवादी भावना है, समाजवाद की भावना है, इसका उदय कब हुआ। तो इसका उदय देखिए कि 18वीं शताब्दी में जो औद्योगिक क्रांति हुई उसी के फलस्वरूप इसका उदय माना जाता है। औद्योगिक क्रांति ने सभी देशों की किस व्यवस्था में परिवर्तन किया था, तो उसने सभी देशों की आर्थिक व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन कर दिया था। आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन किन दो वर्गों में हुआ, तो हुआ था पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग में। और यही जो श्रमिक वर्ग है इसी को समाजवाद के नाम से जाना जाता है कि जो भी संपत्ति है उस पे सभी का बराबर हक है। यही समाजवाद की मुख्य विशेषता है। तो जब समाजवाद की बात आती है तो जो श्रमिक वर्ग है, जैसा कि हम लोगों ने पहले देख लिया है कि जो श्रमिक वर्ग है इन्हें ही समाजवाद के नाम से हम जानते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रभक्त विचारक और लेखकों ने श्रमिकों का मार्गदर्शन किया औद्योगिक क्रांति के में और उनकी सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में एक नए विचारधारा का प्रतिपादन किया है जिसे हम समाजवाद के नाम से जानते हैं। ये प्रमुख लेखक, विचारक और राष्ट्रभक्त कौन थे, तो ये थे सेंट साइमन, फॉरियर, लुई बला, रॉबर्ट ओवन, ये सब ब्रिटिश थे। और कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स, इन लोगों का इसमें विशेष योगदान थे। और इंग्लैंड की जो महत्वपूर्ण औद्योगिक क्रांति हुई थी उसी से इस समाजवाद का जन्म माना जाता है। अब आगे हम आकर के कुछ महत्वपूर्ण इन विचारकों और राष्ट्रभक्तों के बारे में जान लेते हैं कि जो सेंट साइमन थे ये फ्रांसीसी यूरोपियन चिकित्सक थे और इन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता एवं कार्य के अनुसार मजदूरी मिलनी चाहिए। जो फोरियर थे, फोरियर जिसे हम चार्ल्स के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने कहा कि किसानों के लिए एक फ्लांक्स बनाए जाने की योजना रखी जो कि असफल हालांकि रही, लेकिन इनका भी महत्वपूर्ण योगदान समाजवाद के विकास में माना जाता है। लुई ब्ला जो थे ये यूरोपियन समाजवादी थे और इन्होंने राजनीति में भी हिस्सा लिया और समाजवादी व्यवस्था को स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाई। चलिए आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग कि आगे बात आती है रॉबर्ट ओवन की। जो रॉबर्ट ओवन थे एक ब्रिटिश उद्योगपति थे और इन्होंने स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापना की और इनका मानना था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होते हैं, कि अगर ऐसे श्रमिक जिनको हम संतुष्ट कर सकते हैं अगर वो संतुष्ट हैं तो वही वास्तविक श्रमिक हैं और उन्हीं से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। कार्ल मार्क्स की बात आती है। जैसा कि आप लोग सर्वविदित है कि कार्ल मार्क्स का जन्म सन 1818 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई। जन्म की बात आती है कि 5 मई सन 1818 को जर्मनी में के राइन प्रांत के टियर नगर में एक यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था हेनरिक मार्क्स जो कि एक पेशे से वकील थे। बाद में कार्ल मार्क्स ने यहूदी से ईसाई धर्म अपना लिया था और इनकी शिक्षा दीक्षा बोन विश्वविद्यालय से लॉ की शिक्षा की थी विधि में। सन 1836 ईस्वी में बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। और एक महत्वपूर्ण बात है कि जो मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स, ये हीगल के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे और सन 1843 ईस्वी में बचपन के मित्र जेनी से इन्होंने विवाह किया और फिर मॉन्टेस्क्यू के तथा रूसो के विचारों का अध्ययन इन्होंने किया। सन 1844 में फ्रेडरिक एंगल्स से मित्रता की जो कि जीवन भर चलता रहा और इनके साथ मिलकर के सन 1848 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगल्स के साथ एक साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। जो फ्रेडरिक एंगल्स थे
इनके साथ इन्होंने मिलकर के साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया था और इसी घोषणा पत्र के आधार पर इन्हें फ्रेडरिक एंगेल्स और कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवाद का जनक माना जाता है। और कार्ल मार्क्स की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, जिसे कि 1867 में इन्होंने लिखी थी, दास कैपिटल। और समाजवाद, इसी पुस्तक को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, दास कैपिटल, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। इसके लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। आइए आगे हम देखते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना को भी, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई। देखिए, ये जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ या द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की बात होती है, ये श्रमिकों के संदर्भ में है, समाजवाद की विकास के संदर्भ में कही जाती है। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना सन 1864 में हुई और इस संघ की स्थापना का श्रेय कार्ल मार्क्स को जाता है। और इस अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन का नारा था वो था, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि बिना अधिकार के कर्तव्य का कोई महत्व नहीं है और बिना कर्तव्य के अधिकार का कोई महत्व नहीं है। फिर बाद में एक द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई, सम्मेलन हुई, जो कि 14 जुलाई 1889 में फ्रांस के पेरिस में हुई, जिसमें 20 देशों के लगभग 400 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था और इसे ही अंतर्राष्ट्रीय द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता है। और इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप 1 मई को मजदूर वर्ग की एकता दिवस मनाने की बात हुई और तभी से मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाने लगा, या श्रमिक दिवस। और यहाँ यह भी मांग किया गया कि 8 घंटे की कार्य दिवस हो मजदूरों की। और इस अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना का सचिवालय ब्रुसेल्स में स्थापित किया गया और 1 मई 1890 को, चूँकि 14 जुलाई 1889 को इस सम्मेलन हुआ था, तो अगले वर्ष 1 मई 1890 को सारे यूरोप और अमेरिका में लाखों मजदूरों ने हड़ताल किया था, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया था और तभी से इस 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। आगे बात आती है कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी। तो जो सैन्यवाद था, इसके विरुद्ध आंदोलन, सभी राष्ट्रों की बुनियादी समानता तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता के उनके अधिकारों पर जोर दिया गया था। अब बात आती है आगे सन 1917 की बोल्शेविक की क्रांति के बारे में। इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग देखेंगे यहाँ पे, कि रूस के जो सम्राट होते हैं उन्हें जार कहा जाता है। 1917 से पूर्व रूस में किस वंश का शासन था? तो था रोमनोव राजवंश का शासन था। होता क्या है कि सन नवंबर 1917 में बोल्शेविक में एक क्रांति होती है और उस समय जार निकोलस द्वितीय का शासन होता है रूस में। और रूस का जो अधिकांश जनसंख्या थी वो कृषक थे और कृषक क्या थे? दास बनाए गए थे अधिकांश, और इसी से रहने वाले लोग काफ़ी नाराज थे और वे स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, दासता से मुक्ति की मांग कर रहे थे। तो अगला पॉइंट आता है यहाँ पे कि कृषक दासता किसने समाप्त की? तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने सन 1861 में कृषक दासता को समाप्त की। रूस में रहने वाली प्रमुख जाति कौन कौन सी है? तो हैं स्लाव, फिन, पोल, जर्मन, यहूदी, ये सब प्रमुख जातियां हैं। विश्व में सर्वप्रथम सर्वहारा वर्ग की सत्ता स्वीकृति का सफल प्रयास कब हुआ? तो रूस की सन 1917 की बोल्शेविक की क्रांति के परिणाम स्वरूप। अब बात आती है आगे कि रूस के अल्पसंख्यक समूह जार निकोलस द्वितीय के किस नीति से परेशान थे? तो परेशान थे रूसीकरण की नीति से। देश के सभी लोगों पर रूसी भाषा, संस्कृति और शिक्षा को लादने का प्रयास किया जाने लगा। रूसीकरण की नीति का विद्रोह कब हुआ? तो हुआ पोलो ने सन 1863 ईस्वी में जार द्वारा दमन कर दिया गया इस विद्रोह को। क्रीमिया के युद्ध में रूस का पराजय हुआ। इसके पश्चात 1904 और 5 में रूस और जापान में एक युद्ध हुआ और इसी से रूस में पहली क्रांति का जन्म माना जाता है, जिसमें कि रूस बुरी तरह पराजित हुआ
और वहाँ की जनता जार के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला लिए भड़क उठी। सन 1917 में इसका बृहद रूप देखने को मिला, जो कि रूसी क्रांति या बोल्शेविक क्रांति माना जाता है। और रूस में किस घटना को लाल रविवार के नाम से जानते हैं, तो एक घटना है जिसका हम वर्णन करते हैं यहाँ पे कि जापान और रूस का जो युद्ध हुआ था 1904-05 में, उसी के बारे में कि जापान से रूस के पराजित होने पर वहाँ की जनता 9 जनवरी सन 1905 को दिन रविवार को रोटी दो नारे के साथ प्रदर्शन करते हुए महल की ओर बढ़ रहा था और इन निहत्थे लोगों पर जार की सेना ने गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसीलिए 22 जनवरी पुराने कैलेंडर में 9 जनवरी को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जानते हैं। और इस यादगार को समाप्त करने के लिए ही वहाँ के जार ने वहाँ पे एक नए कैलेंडर की मान्यता प्रदान किया गया, जो कि पुराने कैलेंडर से 15 दिन आगे था। इसीलिए पुराने कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी को ये घटना घटी थी और नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी को घटना घटी थी। अब बात आती है कुछ तारीख का। यहाँ पे देखिए तारीख है, यहाँ पर ह्रस्वी है, गलत है, दीर्घी होनी चाहिए तारीख लिखने के लिए। तारीख ऐसे हो गया। चलिए आगे हम देखते हैं कि रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का अनुकरण किया जाता था। इसके बाद रूसी सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर का अपना लिया, ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया। और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर था वह 13 दिन आगे था जूलियन कैलेंडर से। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि जूलियन कैलेंडर जो पहले था वो 9 जनवरी और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 12 जनवरी, 13 दिन आगे की बात हुई। फरवरी क्रांति कब हुई रूस में, तो हुई 12 मार्च और अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर को संपन्न हुई। और 9 जनवरी 1905 की जो क्रांति थी वो 22 जनवरी को हुई। ये मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट इसे देख लीजिएगा आप लोग। नए जो कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसी को मान्यता दिया गया। रूस की जो संसद की प्रतिनिधित्वात्मक संख्या होती है उसे डीमा कहा जाता है। सर्वहारा वर्ग की बात आई है तो समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं उन्हें सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। रूस में मार्क्सवाद के समर्थक कौन कौन थे, तो थे टॉलस्टॉय, दोस्तोयेवस्की और तुर्गेनेव आदि मार्क्सवाद के समर्थक थे। अब बात आगे आती है कि वार एंड पीस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो टॉलस्टॉय हैं। वार एंड पीस पुस्तक नाम के लेखक टॉलस्टॉय हैं। रूस का पहला साम्यवादी कौन था, तो था प्लेखानेव, जो रूस में जारशाही निरंकुशता समाप्त कर साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना करना चाहता था। सन 1898 ईस्वी में एशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना इसी प्लेखानेव ने किया था, एशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। अब आगे बात होती है कि सन 1930 में एशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, इसमें फूट पड़ी और 2 भागों में विभाजित हो गई। एक हुई बोल्शेविक और दूसरा मेंशेविक। बोल्शेविक क्या था, बहुमत वाला था, सर्वहारा पक्ष की था और जो मेंशेविक था वो अल्पमत वाला था, मध्यवर्गीय क्रांति के पक्षधर थे। बात आती है आगे 1901 में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन किसानों की मांगों को उठाने के लिए किया गया, जो कि रूस की क्रांति की महान कारण साबित हुआ। निकोलस द्वितीय की पत्नी जो जरीना थी, ये भी रूसी क्रांति के एक मुख्य कारण माना जा सकता है, क्योंकि जो जार निकोलस द्वितीय थे इनके शादी के बाद जब जरीना आए तो इन्होंने अपने मन से शासन चलाना प्रारंभ कर दिया। बहुत सारे जो जनता दरबार के जो दरबारी थे उन्हें हटाए, उसको अपने अनुसार रखे, इससे भी काफ़ी फूट पड़ी। और इनके जो जरीना के तथा कथित जो गुरु थे रासपुटिन जो पादरी, उनके कारण बहुत सारी चीज़ों को नियंत्रण से बाहर हो गया और रूस की जो जनता थी सर्वहारा पक्ष के, वो इस राजशाही को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ने लगी। प्रथम विश्व युद्ध में रूस किस पक्ष में शामिल था, तो था मित्र राष्ट्रों के साथ था। अब बात आती है आगे कि 7 मार्च सन 1917 को पुराने कैलेंडर के अनुसार 22 फरवरी 1917 को रोटी दो का नारा दोबारा पेट्रोग्राड लेनिनग्राड की सड़कों पर हुआ।
जो वहाँ के प्रेओ फ्रांसिस की रेजिमेंट है वो जार की सबसे विश्वस्त टुकड़ी थी और वे इस पर फिर गोलियां बरसाई। अंततः हार करके 12 मार्च सन 1917 को जार ने गद्दी त्याग दी। फरवरी की जो रूसी क्रांति थी वो 27 फरवरी 1917 को एक घटना घटी थी, इसीलिए फरवरी की क्रांति कहते हैं। 15 मार्च सन 1917 को लुबाव के नेतृत्व में बुर्जुआ सरकार का गठन किया गया और केरेंस्की के नेतृत्व में एक उदार समाजवादियों की सरकार गठित हुई। लेकिन जो बोल्शेविक थे उन्होंने इस सरकार को स्वीकार नहीं किया। अंत में लेनिन आए, जो कि स्विट्जरलैंड में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्हें वहाँ की सरकार रूस की जार निकोलस तृतीय ने निर्वासित कर दिया था। तो जब रूस की क्रांति के फलस्वरूप जब रूस स्वतंत्र हुआ एक तरह से, वहाँ समाजवादियों की सरकार गठित हुई, तो लेनिन वापस आए और उन्हें नारा दिया भूमि, शांति और रोटी। ये 3 नारा दिया था किसने? लेनिन ने। फिर जो केरेंस्की की सरकार थी उदार समाजवादियों को, जिसे बोल्शेविक ने स्वीकार नहीं किया था, उसको लेनिन ने पलट दिया। और वो किससे पलटे? अक्टूबर की क्रांति। लेनिन ने अक्टूबर की क्रांति की। अक्टूबर 7 नवंबर 1917 नए कैलेंडर के अनुसार और पुराने कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 को एक घटना घटी, इसलिए इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। केरेंस्की को गद्दी छोड़ करके रूस छोड़ के भाग जाना पड़ा। आगे फिर हम देखते हैं कि बोल्शेविक की जो क्रांति थी उसे अक्टूबर क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। फिर शासन की बागडोर जो है बोल्शेविक के हाथों में आ जाती है, बोल्शेविक की सरकार बनाते हैं और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो लेनिन को बनाया जाता है और विदेश मंत्री ट्राटस्की बनते हैं। और इस तरह पूर्णतः सर्वहारा वर्ग का शासन पहली बार रूस में स्थापित होता है, किसान मजदूरों की सरकार बनती है। रूस जिसे हम बोल्शेविक दल कह सकते हैं, उसका जर्मनी के साथ एक संधि हुआ जिसे ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि के नाम से जानते हैं। और इस संधि के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ रूस को 1/4 भूभाग गंवाना पड़ा। उसका कारण था प्रथम विश्व युद्ध 1919 का। लेकिन लेनिन का मानना था कि इस विश्व युद्ध में हार जो हुई है, इसमें यदि हम इसको गंवा भी देते हैं तो कोई चीज़ होगा नहीं, हम और आगे अपनी शांति से जीवन यापन कर सकते हैं। लेनिन ने अपनी सेना को बढ़ाने के लिए एक विशाल लाल सेना की स्थापना की। किसके नेतृत्व में की? तो कि ट्राटस्की के नेतृत्व में, जो कि विदेश मंत्री थे। अब बात आगे आती है कि चेका नामक गुप्त पुलिस संगठन कौन था। तो इसका काम था अचानक छापा मारकर विद्रोहियों को गिरफ्तार करना और इसकी स्थापना किए थे लेनिन ने। रूस का नया संविधान तथा विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन था? तो रूस था और इसका नया संविधान बना 1918 में। रूस ने एक नारा दिया, सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह, जे यूएसएसआर में परिवर्तित कर दिया गया था। अब बात आगे आती है, हम देखते हैं कि रूस में राजनीतिक व्यवस्था का सबसे निचला स्तर क्या है? तो है सोवियत। बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने की? तो की लेनिन ने। साम्यवादी का प्रतीक क्या है? तो लाल रंग के झंडे पर हंसुए और हथौड़े सुशोभित करते इसका राष्ट्रीय झंडा तैयार किया गया और इससे प्रदर्शित हुआ कि हंसुआ यानी कि किसान और हथौड़ा यानी कि श्रमिक वर्ग दोनों मिलकर के साम्यवादी शासन की व्यवस्था कर रहे हैं और सभी सरकारी संपत्तियों पर इन साम्यवादियों का हक है। लेनिन के नेतृत्व में सन 1920-21 में उत्पादन का स्तर काफ़ी गिर गया था, इसलिए लेनिन ने एक नई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1921 में लाई। लेकिन उसके कुछ समय के पश्चात ही लेनिन की मृत्यु हो जाती है 1924 ईस्वी में और इसके पश्चात स्टालिन की विजय होती है और 1929 में ट्राटस्की, जो कि लेनिन के सरकार में विदेश मंत्री थे, उसे निर्वासित कर दिया गया और स्टालिन एक कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था और इसकी भी मृत्यु 1953 ईस्वी में हो जाती है। आगे हम देखते हैं मिखाइल गोर्बाचेव। ये 1985 में राष्ट्रपति बनते हैं और इन्होंने पुनर्गठन की तथा
खुलापन की एक नई अवधारणा पेश की जिसे पेरेस्ट्रोइका के नाम से जाना जाता है। आगे बात आती है शीत युद्ध कब हुआ, किसके बीच में हुआ, तो शीत युद्ध पूंजीवादी विश्व और सोवियत संघ में हुआ। पूंजीवादी विश्व के नेता थे संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस, यानी साम्यवादी गुट जो थे वो था सोवियत रूस, और इन लोगों के बीच में एक शीत युद्ध हुआ, अर्थात व्यापार को लेकर के कई प्रकार की निवासितें देखनी पड़ी। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसमें सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस चैप्टर के रखे गए हैं, और आपके बिहार एसटीटी एग्जामिनेशन और बिहार मैट्रिक एग्जामिनेशन दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचता रहे। धन्यवाद मित्रों।